गुड मॉर्निंग टू ऑल। पद परिचय। इससे पहले वाले क्लास में मैंने आपको पद परिचय के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम आदि के बारे में बताया था, और आज मैं आपको विशेषण के बारे में, क्रिया के बारे में, काल के बारे में, क्रिया विशेषण के बारे में, अवयव के बारे में अध्ययन बताऊंगा। तो ध्यान को सुनिए, क्योंकि ये अगर आप ध्यान से सुनेंगे तभी आप पद परिचय को अच्छे से बना सकते। ये फार्मूले हैं, और फार्मूला का ज्ञान अगर आपको है तो आपका हर सवाल अच्छा। इसी प्रकार ये जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, काल, ये सब अगर आप जानते हैं तो पद परिचय का प्रश्न हल करने में आपको कोई अड़चन या कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए ध्यान से सुनिए। विशेषण, एडजेक्टिव। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे मीठी खीर, तो यहाँ पर मीठी जो शब्द है वो खीर की विशेषता को बताना है, इसलिए मीठी शब्द विशेषण। सुहावना मौसम, सुहावना मौसम में सुहावना शब्द मौसम की विशेषता को बताना है, इसलिए सुहावना जो शब्द है वो विशेषण। काली कोयल, तो काली शब्द कोयल की विशेषता को बता रही है, इसलिए काली शब्द विशेषण है। मधुर गीत, मधुर शब्द गीत की विशेषता को बता रहा है, इसलिए चार लड़के, संख्या, संख्या को बता रहा है। कड़वी बोली, बोली की विशेषता, बोली के दोष को बता रहा है। तो यहाँ पर ये जो शब्द है सुहावना, काली, मधुर, कड़वी, मीठी, ये शब्द संज्ञा की विशेषता, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण जैसे काली कोयल, तो यहाँ काली शब्द कोयल की विशेषता बता रही है, इसलिए विशेषण। तो मोटा, काला, हरा, 4, 5, 10 हैं, ये सब विशेषण कहलाते हैं। विशेष किसे? विशेषण के बाद आता है विशेष। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष, विशेष कहते हैं। जिन शब्दों की जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष कहते हैं। जैसे मीठा आम, तो मीठा शब्द विशेषण है और आम क्या होगा? विशेषण होगा। इसी प्रकार जापानी गुड़िया, तो जापानी क्या हो गया? विशेषण, और गुड़िया हो गया विशेष। गुलाबी साड़ी, तो जो गुलाबी शब्द है वो विशेषण, और साड़ी क्या हो जाएगा? विशेषण। तो व्याकरण में विशेषण के 4 हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा है सर्वनामिक विशेषण। पहला बता रहे हैं गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा, सर्वनाम के रंग, रूप, गुण, दोष, आवास, अवस्था, दशा, स्वभाव, आकार आदि के बारे में बताता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे लाल, लाल कैसा हो? लाल, तो लाल शब्द रंग के बारे में विशेषता बताता है। बुद्धिमान बालक, तो बुद्धिमान जो शब्द है वो बालक की विशेषता ने गुण को बता रहा है। क्रोधी, परशुराम, दोष, दोष को बता रहा है। पृथ्वी गोल है, पृथ्वी के आकार के बारे में बता रहे हैं। तो इस प्रकार जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की रंग, रूप, गुण, अवस्था, दोष, स्वभाव, आकार, प्रकार आदि के विषय बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। डरपोक गीदड़, गीदड़ के दोष के बारे में बता रहे हैं, अच्छे लड़के, गुण को बता रहे हैं। तो प्रसिद्ध व्यक्ति, व्यक्ति की विशेषता बता रहे हैं, प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार ये गुणवाचक विशेषण। इसके बाद संख्यावाचक विशेषण, दूसरा
जो शब्द किसी संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध कराए, संख्या का बोध कराए, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 लड़के, 5 लड़के, संख्या के बारे में पता चल रहा है कितने लड़के, 5 लड़के, तो 5 शब्द क्या होगा, संख्यावाचक विशेषण होगा। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण मतलब जहां पर जिस विशेषण शब्द से निश्चित संख्या का बोध हो, फिर से जिस विशेषण शब्द से निश्चित संख्या का बोध होता है उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 20 आदमी, 40 बच्चे, निश्चित संख्या पता चल रही है ना, बस संख्यावाचक विशेषण। और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जिस विशेषण शब्द से निश्चित संख्या का बोध ना हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ मकान, बहुत से फूल, अनेक लोग, तो इसमें निश्चित संख्या नहीं, इसलिए ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का मतलब होता है नाप तौल, जैसे लीटर, मीटर, किलो है, ये जहाँ पर आते हैं वहाँ परिमाणवाचक विशेषण होता है। समझे? फिर से बता रहे हैं, जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण, नापतोल के बारे में बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 मीटर का कपड़ा दीजिए, कितना मीटर, 3 मीटर क्या हो गया, परिमाणवाचक। 5 किलो आलू दीजिए, 5 किलो, 4 किलो शक्कर दीजिए, चीनी दीजिए, 4 किलो, निश्चित परिमाण। तो मीटर, लीटर, किलो शब्द जहाँ पर प्रयोग में लाया जाता है वहाँ परिमाणवाचक विशेषण होता है। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, पहला निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। पहला जैसे कि इसका शीर्षक है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में निश्चित संख्या के बारे में, निश्चित परिमाण के बारे में हमको पता चलेगा। जैसे 5 किलो चीनी दीजिए, निश्चित परिमाण के बारे में मालूम है, लेकिन कुछ चावल दीजिए, निश्चित संख्या नहीं है। थोड़ा पानी दीजिए, इसमें भी निश्चित मात्रा नहीं। तो जहाँ पर निश्चित परिमाण होता है वहाँ निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है, और जहाँ पर निश्चित परिमाण नहीं होता वहाँ अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। थोड़ा आटा दीजिए, थोड़ा दूध दीजिए, थोड़ी मिठाई दीजिए, कुछ मिठाई दीजिए, ये सब जो है निश्चित मात्रा के बारे में बताते हैं, इसलिए ये सब अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब दूसरा है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक जैसे इसका नाम, सर्वनाम शब्दों से जिस संज्ञा सबसे पहले सर्वनाम आता है, जिस संज्ञा जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आता है, ऐसा समझो, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आता है उसको पहले आकर उसकी विशेषता बताता है, उसे सर्वनामिक विशेषण। फिर से सुनो, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताए उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह विद्यालय हमारा है, विद्यालय क्या है, संज्ञा है, उससे पहले क्या लगा है, यह सर्वनाम लगा है क्या नहीं? तो संज्ञा से पहले अगर कोई सर्वनाम लगता है वहाँ सर्वनाम में सर्वनामिक विशेषण होता है। तो यह हमारा विद्यालय में यह जो है सर्वनाम है, विद्यालय संज्ञा है, संज्ञा से पहले सर्वनाम लगा है, इसलिए यह सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, अब इसके बाद बता रहे हैं विशेषण की रचना। जैसे संज्ञा शब्दों से विशेषण की रचना होती है, सर्वनाम शब्दों से विशेषण की रचना होती है, क्रिया शब्दों से विशेषण के अवयव से संज्ञा विशेषण की रचना होती है। जैसे संज्ञा शब्द से विशेषण कैसे बनाए जाते हैं, वर्ष से वार्षिक,
धर्म से धार्मिक, तो धार्मिक जो है विशेषण है। पूजा से पूजनीय, क्रोध से क्रोधी, दया से दयालु हैं, भारत से भारतीय, इतिहास से ऐतिहासिक और संसार से सांसारिक, नगर से नागरिक। तो ये संज्ञा शब्दों से विशेषण। अब सर्वनाम शब्दों से विशेषण कैसे बनाया जाता है? तुम, तुम्हारा, तुम सर्वनाम और तुम्हारा विशेषण। हम, हमारा, हम संज्ञा सर्वनाम है और हमारा विशेषण। क्रिया से भी विशेषण, जैसे बेचना, बिकाओ, बेचना क्रिया है, बेचना क्या है? क्रिया है। इसका विशेषण बनेगा बिकाओ। पढ़ना, पढ़ाकू, लड़ना, लड़ाकू, कमाना, कमाओ, तैरना, तैराक, लूटना, लुटेरा। तो ये क्रिया से विशेषण बना। अवयव, अवयव से भी कुछ बनते हैं, जैसे ऊपर से ऊपरी, ऊपरी विशेषण हो जाएगा। तेज से तेजी, नीच से निचला आदि। तो इसके बाद आप आपको बताने जा रहे हैं क्रिया, वर्ब। क्रिया किसी काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। जिस सबसे किसी काम का करना या होना प्रकट हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन पढ़ रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, पक्षी उड़ता है, दादी कहानी सुना रही है। तो यहाँ पर एक काम की सूचना हमको मिल रही है, इसलिए यह क्रिया है। क्रिया के भेद, क्रिया के दो भेद, अकर्मक क्रिया और सकर्मक। अकर्मक जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं, सकर्मक जिसमें कर्म की आवश्यकता होती। तो अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। यहाँ पर क्रिया का फल कर्ता पर, जैसे लड़का दौड़ रहा, कौन दौड़ रहा? लड़का दौड़ रहा, इसलिए दौड़ रहा है, अकर्मक क्रिया। रवि तैरता है, अकर्मक क्रिया। बच्चा सो रहा है, अकर्मक क्रिया। तो अब है सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया को कैसे पहचानते हैं? धोबी कपड़े धो रहा है, न धोबी क्या है? करता है, क्योंकि कपड़े धोने का काम तो वही कर रहे हैं ना, जो काम करे वो करता होता है, धोबी करता है। धोना क्रिया है। क्या धोता है? कपड़े, कपड़े का, ठीक है। इस प्रकार सकर्मक क्रिया में कर्म की आवश्यकता होती है। जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्रिया के और भी भेद हैं। प्रयोग के आधार पर क्रिया के सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, परिणामक क्रिया, पूर्वकारक क्रिया और अपूर्वकारक क्रिया। जो तुम्हारे कोर्स में है उसको हम बता रहे हैं। इसके बाद हम आपको बता रहे हैं, पहले हमने आपको बताया विशेषण, फिर बताया क्रिया, अब हम आपको बताएं काल टेंस। काल क्या होता है? टेंस। काल का अर्थ समय भी होता है। क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय का हो, क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय का हो, समय का ज्ञान, समय ज्ञान हो, उसे काल कहते हैं। जैसे रवि चित्र बनाता है, रवि ने चित्र बनाया, रवि चित्र बनाया, इसमें समय के बारे में ध्यान दीजिए। क्या आपको लिखना है? रवि चित्र बनाता है, वर्तमान समय में काम चल रहा है, चित्र बनाने का काम चल रहा है। रवि ने चित्र बनाया, यानी चित्र बनाने का काम पूरा हो चुका है, भूतकाल। रवि चित्र बनाएगा मतलब ना तो वो अभी बना रहा है, ना बना चुका है, आने वाले समय में बनाएगा। क्रिया काल के तीन भेद हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल कैसे? क्रिया के जिस रूप से अभी काम यदि पूरा है, वर्तमान में काम का होने का बोध हो, इसे वर्तमान काल कहते हैं।
जैसे कोयल कूदती है, माँ खाना बनाती है, रमेश गांव जा रहा है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि वर्तमान समय में काम हो रहा है, इसलिए यह वर्तमान काल कहलाता है। वर्तमान काल के 3 भेद हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। फिर से वर्तमान काल के 3 भेद, जैसे सामान्य वर्तमान काल, दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल और तीसरा संदिग्ध वर्तमान काल। तो पहले सामान्य वर्तमान काल देखिए। क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय में सामान्य रूप से कार्य होने का सूचना मिले उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे नेताजी भाषण देते हैं, किसान हल चलाता है, रमा गीत गाती है, ये सामान्य वर्तमान काल है। अपूर्ण वर्तमान काल इसका शीर्षक देते हैं। और अपूर्ण वर्तमान, अपूर्ण मतलब अभी काम पूरा नहीं हुआ लेकिन वो प्रेजेंट टेंस में है, जो क्रिया अभी हो रही है और उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जो क्रिया अभी हो रही है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे जगत पानी में तैर रहा है, ये अपूर्ण वर्तमान काल है। वर्षा हो रही है शब्द में अपूर्ण वर्तमान काल है। पक्षी दाना चुग रहे हैं, इसमें चुग रहे हैं शब्द में अपूर्ण वर्तमान काल है। अब संदिग्ध वर्तमान काल किसे कहते हैं? जब चल रहे समय में क्रिया के होने में संदेह पाया जाए। जब चल रहे समय, प्रेजेंट टेंस में चल रहे समय में क्रिया के होने में संदेह का भाव पाया जाए, वहाँ संदिग्ध वर्तमान काल होता है। जैसे रोहित परीक्षा की तैयारी कर रहा होगा, तो यहाँ कर रहा होगा संदिग्ध वर्तमान काल। सुमित खेल रहा होगा, तो खेल रहा होगा संदिग्ध वर्तमान काल। दादी माँ रामायण पढ़ रही होगी में संदिग्ध वर्तमान काल है। अब है भूतकाल। भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से बीते समय में काम के होने का बोध, क्रिया के जिस रूप से बीते समय में काम के होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, मारने का काम समाप्त हो चुका है। मैं खेल रही थी, खेलने का काम समाप्त हो चुका है। मैं फिल्म देखी, फिल्म देखने का काम समाप्त हो चुका है। साक्षी ने सुंदर चित्र बनाया, चित्र बनाने का काम फिनिश हो चुका है। भूतकाल के 6 सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मत। तो सबसे पहले सामान्य भूतकाल के साधारण रूप को सामान्य भूतकाल। जैसे माली ने पौधे लगाए, बच्चे ने दूध पिया, कवि ने कविता लिखी। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं? भूतकाल में सामान्य रूप से क्रिया हो चुकी, इसलिए ये सामान्य भूतकाल। दूसरा है आसन्न भूतकाल, जो क्रिया अभी समाप्त हुई हो, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने अभी पुस्तक पढ़ी है, माली ने बगीचे में पानी दे दिया है, हरि ने पत्र लिख दिया है। तीसरा है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण मतलब पूरा नहीं हुआ, जहाँ भूतकाल की क्रिया अभी समाप्त नहीं हुई उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे बच्चे आम तोड़ रहे थे, कोयल बाग में कूद रही थी, बच्चे खेल रहे थे। यहाँ पर क्रिया समाप्त नहीं हुई, इसलिए यह अपूर्ण भूतकाल। चौथा नंबर है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल मतलब काम हो चुका है, समाप्त हो चुका है। जहाँ भूतकाल की क्रिया खत्म हो चुकी है, जहाँ भूतकाल की क्रिया खत्म हो चुकी हो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे सौरभ दूध पी चुका था, माँ बर्तन साफ कर चुकी थी, तो ये पूर्ण भूतकाल
कहते हैं। संदिग्ध भूतकाल, जहां भूतकाल की क्रिया में संदेह पाया जाए, जहां भूतकाल की क्रिया में संदेह का भाव पाया जाए उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे पिताजी ने भोजन कर लिया होगा, रमेश ने निबंध लिख लिया होगा, नानी ने पूजा कर ली, नानी ने पूजा कर ली होगी। तो इसमें संदिग्ध भावना है, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मत भूतकाल, जहाँ भूतकाल की एक क्रिया दूसरी पर आश्रित हो। ध्यान से सुनिए, जहाँ भूतकाल की एक क्रिया दूसरे पर आश्रित हो उसे हेतु मत भूतकाल कहते हैं। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, तो यदि वर्षा होती, ये पहली क्रिया, तब फसल अच्छी होती, ये दूसरी क्रिया। तो जहाँ भूतकाल की एक क्रिया दूसरे पर आश्रित, उसे हेतु मत भूतकाल कहते हैं। यदि तुम परिश्रम करते तो पास हो जाते, यदि गांव जाते तो चाचा जी मिलते। यहाँ पर एक क्रिया जहाँ एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आश्रित होती है। अब तीसरा और अंतिम है भविष्यकाल। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में काम की होने की सूचना मिले उसे भविष्यकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में काम के होने का बोध हो उसे भविष्यकाल कहते हैं। जैसे हम खाना खाएंगे, महात्मा उपदेश देंगे, रवि विदेश जाएगा, इन उदाहरणों में आने वाले समय में काम का होने का भाव, इसलिए यह भविष्यकाल है। भविष्यकाल के भी भविष्यकाल के दो भेद हैं मुख्य रूप से, सामान्य भविष्यकाल और संभाव्य भविष्यकाल। सामान्य भूतकाल मतलब सामान्य भविष्यकाल मतलब भविष्यकाल का साधारण रूप, भविष्यकाल का साधारण रूप सामान्य भविष्यकाल कहलाता है। जैसे हम नैनीताल जाएंगे, हलवाई लड्डू बनाएंगे, आज वर्षा होगी, ये क्या है? सामान्य भूतकाल, सामान्य भविष्यकाल। और संभाव भविष्यकाल की जिस क्रिया में संदेह पाया जाए, भविष्यकाल की जिस क्रिया में संदेह पाया जाए उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे हमारे पहुंचने पर संभवतः वर्षा हो रहा होगा, संभवतः इस वर्ष व्यापार में लाभ होगा, शायद आज शाम को वर्षा हो। तो यहाँ पर संभावना, तो ये है संभाव्य भविष्यकाल। तो अंत में हम ये आपको बताएं, काल यानी समय होता है। काल के तीन भेद, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। चल रहा समय वर्तमान काल, बीता हुआ समय भूतकाल और आने वाला समय भविष्यकाल कहलाता है। अब आपको बता रहे हैं अविकारी शब्द। क्या शब्द? अविकारी शब्द। अविकारी शब्द में देखिए, विकारी अविकारी, ये थोड़ा सा समझ लें तो उसको आपको मतलब आसान हो जाए। तो जो शब्द के रूप में कोई परिवर्तन नहीं आता, जिन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं आता उसे अविकारी शब्द या अवयव कहते हैं। जैसे बच्चे अचानक के शब्द, नीलिमा अचानक आ गई, कछुआ धीरे धीरे चलता है, इसमें कोई परिवर्तन, इन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं। तो जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक या काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। इसको अवयव कहते हैं। अविकारी शब्द के भेद, अविकारी शब्द के 4 भेद हैं, 5 भेद। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मय बोधक और 5वां निपात। कुछ बताएं। अविकारी शब्द के 5 भेद हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक,
तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मय बोधक और पांचवा निपात। ये आपके कोर्स में आखिरी है। इसके बाद पद परिचय का हम उदाहरण आपको तो पहला बता रहे हैं आपको क्रिया विशेषण एंड भाग। जो अभिकारी शब्द क्रिया की विशेषता को प्रकट करे उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे हिरन तेज दौड़ता है, ऐसे दौड़ता है तेज। तो यहाँ तेज शब्द क्या है? दौड़ना क्रिया की विशेषता को बता रहा है, इसलिए यह क्रिया विशेषण है। कछुआ धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे शब्द क्या है? धीरे धीरे शब्द चलना क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये धीरे धीरे क्रिया विशेषण। मैं माँ प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ती है, तो प्रतिदिन जो शब्द है वो क्रिया विशेषण। तो तेज, धीरे धीरे, प्रतिदिन शब्द क्रिया की विशेषता को बता रहे हैं, इसलिए ये तीनों शब्द तेज, धीरे धीरे, प्रतिदिन क्रिया विशेषण हैं। क्रिया विशेषण की चार, पहले कालवाचक विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, चौथा तीसरा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और अंत में रीतिवाचक क्रिया विशेषण। पहला बता रहे हैं, आज कितने बताएंगे? पहले बता रहे हैं आपको कालवाचक क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से हमें क्रिया के होने के समय का पता चले, जिन शब्दों से क्रिया के होने का समय का पता चले उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कल, आज, अभी, परसों, प्रतिदिन, लगातार, समय, शाम, प्रातः आदि। लड़का देर से विद्यालय पहुंचा, उसको अभी जाना है। माँ जी कल दिल्ली जाएंगे। तो इन वाक्यों में देर से, कल और अभी शब्द क्रिया के समय संबंधी विशेषताएं बता रहे हैं, इसलिए समय के बारे में बता रहे हैं। देर से समय, अभी ये भी समय के बारे में बता रहे हैं, कल, आज ये भी समय के बारे में बता रहे हैं। तो जिन शब्दों से हमें क्रिया के होने का समय का पता चले उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से हमें क्रिया के स्थान का पता चलता है उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, इधर, उधर, ये सब स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तीसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से क्रिया के कम या अधिक होने संबंधी परिमाण का पता चलता है इसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे उतना, इतना, कम, ज़्यादा, थोड़ा, बहुत, कुछ, खूब, काफ़ी आदि। उतना खाओ जितना जरूरी है, उतना और जितना क्या है? परिमाणवाचक। बच्चों को दूध ज़्यादा पीना चाहिए, तो ज़्यादा शब्द क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। कुछ खा लो तो कुछ शब्द क्या है? परिमाण को बता रहा है। और अंत में है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति मतलब तरीका। जिन शब्दों से क्रिया के होने की रीति का पता चलता है उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मधुर, अचानक, शांतिपूर्वक, ध्यानपूर्वक, झूठ, सच, धीरे धीरे, तेज, ऐसे। खरगोश तेज दौड़ता है, तेज शब्द है वो चलने की रीति को बता रहा है। वाणी मधुर गाती है, असर, हाँ। लता मधुर गाती है, तो ये जो मधुर शब्द है वो रीति को बता रहा है। कैसा गाती है? रीति बता रहा है कि वो बहुत मधुर गाती है। सैनिक धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे जो शब्द है वो रीति को बचाते हैं। तो इस प्रकार ये क्रिया विशेषण के भेद हैं। कल हम आपको बताएंगे संबंध बोधक, उसके बाद बताएंगे समुच्चय बोधक, उसके बाद हम आपको बताएंगे निपात, विस्मय बोधक और निपात। ये लास्ट है। इसके बाद हम आपको पद परिचय कैसे लिखे जाते हैं, बनाए जाते हैं, उसके बारे में बताएं। जो हमने आपको बताया आपकी ग्रामर किताब में सब है, उसको खोलिए और पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। तुम्हारी किताब में जो कुछ भी लिखा है या तुम्हारे पास जो गाइड बुक है उसमें जो कुछ भी लिखा है वो बहुत सरल लिखा है, पढ़ के भी आप समझ सकते हैं। तो इस प्रकार आप किताब खोलिए और पढ़िए, पद परिचय के अंतर्गत जो कुछ भी उसको पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, कल हम
एंड नई क्लास में नए विषय को लेकर आपकी सेवा में फिर होंगे उपस्थित। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।